हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर बैंक चैनल बैंकिंग क्लासेस। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। जो अभी हमने शॉर्ट्स में पढ़ा था, मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू हुआ, तो उससे कुछ क्वेश्चन थे आप लोगों के कि भाई क्या होता है, कैसा होता है। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। हमारा जो देश है वो दो भागों में बटा हुआ है। पहला मतलब दो पॉलिसी पर चलता है। पहला है मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा होता है फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी के बारे में हम अलग से अलग वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाता है वो आरबीआई बनाता है, और जो फिस्कल पॉलिसी होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। तो आप बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। तो मॉनेटरी पॉलिसी को जो आरबीआई के अंदर कौन बनाता है, तो उसके लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी को हम बाय मंथली पॉलिसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हर 2 महीने बाद आती है। ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उस महीने, मतलब अप्रैल से स्टार्ट होगी, फिर मई में, फिर जून में आएगी, फिर जुलाई नहीं अगस्त में आएगी। इस तरीके से हर 2 महीने में आती है, इसीलिए हम इसे बाय मंथली पॉलिसी भी बोलते हैं। लेकिन इसकी जो मतलब होती है, लिमिट होती है, जैसे कि मिनिमम वैल्यू जो लिमिट है वो 4 बार, मतलब कम से कम आपके देश में 4 बार तो मॉनेटरी पॉलिसी आनी ही चाहिए। लेकिन नॉर्मल केस में हमारे देश में 6 बार आती है, लेकिन इसकी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। 6 से ज्यादा बार भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 के टाइम पर जो है फरवरी में जो थी मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, उसके बाद मार्च में फिर से आ गई, क्योंकि उस टाइम कोविड का टाइम था। तो इस तरीके से मैक्सिमम की कोई भी लिमिट जो है यहाँ नहीं होती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका जो एस्टेब्लिशमेंट ये था, मतलब कि जिस साल में ये जो पॉलिसी आई थी वो था 2016। और ये जो है रिकमेंडेशन किया गया था उर्जित पटेल, जो अपने आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर भी थे, उनके द्वारा। इसके अंदर जो है 6 मेंबर होते हैं। 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से एंड 3 होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइड से। जो इसको जो चेयर करता है इस कमेटी को, वो हमेशा आरबीआई के गवर्नर ही करेंगे, जो इस समय कौन है, संजय मल्होत्रा जी है। तो हम बात करते हैं कि वो 6 मेंबर कौन कौन है। तो पहले बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कौन कौन है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बात करें तो पहले है नागेश कुमार, दूसरे हैं सौगात भट्टाचार्य जी, एंड तीसरे जो है राम सिंह। अब बात करते हैं आरबीआई की साइड से। आरबीआई की साइड से 3 मेंबर जो होते हैं, पहले हमें आरबीआई के गवर्नर रहेंगे, दूसरे हैं डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता, एंड थर्ड है इंद्रनील भट्टाचार्य, जो अभी रिसेंट में ही इनका नया अपॉइंटमेंट हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। हाँ, तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि जो उद्देश्य है उसका, वो मेन 2 ही रीजन है उसके लाने के। पहला जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड दूसरा जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसका मतलब कि देश के अंदर जो है ना तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए और ना ही ज्यादा डिफ्लेशन यानी कि मंदी आ जाए। अब ग्रोथ कैसे होगी मॉनेटरी पॉलिसी से, तो इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कोई बैंक है XYZ, उस बैंक ने लोगों को लोन दिया। तो जैसे कि उन्होंने एग्रीकल्चर में लोन बांटा, एजुकेशन में बांटा, स्टार्टअप में, इंडस्ट्रियल में, फार्मर को, इतने सारे लोगों को उन्होंने लोन बांटा। तो ये पैसा जब वहां जाएगा तो वो लोग अपने रोजगार कर सकते हैं, उससे उनके पास पैसा आएगा, तो ऐसे देश में फ्लो ऑफ मनी चलती रहेगी। लेकिन बैंकों के पास कब तक पैसा रहेगा, वो उनका लोन बांट कर खत्म हो गया। तो अब ऐसे सिचुएशन में बैंक क्या करेगा, तो उनके लिए जो वहाँ आरबीआई इनके सपोर्ट में पीछे खड़ा रहता है, वो उनकी हेल्प करता है। इस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉनेटरी पॉलिसी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की। देखिए हमारे देश में ना एक पैसों का एक लेवल होता है। पैसे को जो है फाइनेंशियल टर्म में बोलते हैं लिक्विडिटी। हमारे देश में लिक्विडिटी का एक लेवल होता है। उस लेवल से अगर पैसा बढ़ जाता है तो भी हमारे देश में इन्फ्लेशन आने का खतरा होता है। और अगर उस लेवल से जो है डिक्रीज हो जाता है पैसा, यानी लिक्विडिटी कम हो जाती है, तब भी जो है वो देश में मंदी आने का खतरा रहता है। इस तरीके से दोनों ही हमारे लिए बहुत ही नुकसान है। तो उस इन्फ्लेशन मतलब उस जो लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का काम होता है वो होता है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। जो इसके अंदर दो दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ, आप बोलेंगे पैसा ज्यादा हो गया तो कैसे इन्फ्लेशन आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप अभी एग्जाम दे रहे हैं, कल को आपकी जॉब लग जाएगी अच्छी खासी सैलरी की, तो आपके पास पैसा आएगा तो आप डिमांड करेंगे बाजार में। तो जब डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी, तब इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। क्योंकि अब कभी कभी आपके मन में ख्याल आता है कि जब हमारे पास मशीन है तो हम मतलब क्यों किसी से लोन लेते हैं, खुद बहुत सारा पैसा नहीं छाप सकते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो ऐसा ही
एग्जाम्पल दिया था अभी जाम्बिया में, वियतनाम में उन्होंने ऐसा किया था। और अभी जो जाम्बिया में इतनी मतलब कि इन्फ्लेशन बढ़ चुका है ना कि अभी तक वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। 3 से 4 बार जो उन्होंने अपनी करेंसी भी चेंज कर दी है। इसीलिए कोई भी देश जो है ऐसा ही अपने मन से जो है करेंसी प्रिंट नहीं कर सकता, क्योंकि एक साथ लोगों के पास पैसा आ जाता है तो उनकी डिमांड हाई हो जाती है और सप्लाई उसके एवज में नहीं हो पाती है, इसीलिए इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल देकर समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत पैसे वाले हो गए, आपके आपको आपको अपना चार्टर प्लेन खरीदना है। अब देश में कोई एक कंपनी है जो चार्टर प्लेन बनाती है, उसके पास 10 ही प्लेन है। अब आप सब लोग 10-15 लोग चले गए वहां पर, तो अब वो क्या करेगा? प्लेन तो उसके पास 10 है लेकिन आप लोग 20 चले गए, तो वो क्या करेगा कि वो अपना बोलेगा कि जो ज्यादा मुझे पैसा देगा मैं उसी को दूंगा, सीधी सी बात है। अब आप आपस में वो करने लगे कि मैं इतने लाख दूंगा, मैं इतने लाख दूंगा, तो इस हिसाब से जो सबसे ज्यादा पैसा देगा वो प्लेन जो है उसी का हो जाएगा। इस तरीके से एक नॉर्मल जो उसकी कीमत होती है उससे कई गुना ज्यादा जो वो पैसा उसको पे कर रहा है, इसीलिए इस तरीके से इन्फ्लेशन हमारे देश में। ये मैंने एक बड़ा एग्जांपल दिया, ऐसे छोटे छोटे चीजों में भी जो है ये सब होता रहता है। तो ये था एग्जांपल कि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है। और सेम होता है डिफ्लेशन में, जब हमारे देश में सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है लेकिन उसकी डिमांड नहीं रहती है, क्योंकि तो उस वजह से हमारे देश में जो है मंदी आ जाती है। इसके आगे हम सीखेंगे अगले पार्ट में कि जो ये मॉनेटरी पॉलिसी में जो होता है कि किस तरीके से उनके कौन से इंस्ट्रूमेंट है, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट और इनडायरेक्ट, जिसके थ्रू जो है आरबीआई जो है वो कंट्रोल करता है मार्केट का इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। तो उसके लिए हमसे जुड़े रहे, अगले पार्ट में आपको डिस्कशन करके और डिटेल में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।